उन गुड्स की सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की, मतलब उन गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही होंगी। क्यों? खुद सोचो, अगर आपको आईफोन चाहिए, मार्केट में सिर्फ 10 फोन आखिरी बचे हुए हैं, लेकिन खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो बेसिकली हर किसी को लगेगा कि मैं महंगा प्राइस में उसको खरीद लूंगा, क्योंकि इतने सारे सेलर्स हैं और इतने लिमिटेड फोन्स हैं, तो मैं तो एक्स्ट्रा देने के लिए भी रेडी बैठा हूं। तो इस सिचुएशन में उस गुड का प्राइस क्या होते जाता है? बढ़ता चले जाता है। लेकिन अगर सप्लायर अपने पास इनफ क्वांटिटी मेंटेन कर ले तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि वेयर हाउस क्या होते हैं। तो बेसिकली वेयर हाउस आप लोगों को एक टाइम यूटिलिटी देते हैं जिसमें आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो तब तक जब तक कंज्यूमर्स उसकी डिमांड नहीं करते हैं। तब तक के लिए जब गुड्स स्टोर किए जाते हैं उसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी। अब हम लोगों को देखना है कि कितने फंक्शन वेयर हाउसेस हमें देते हैं। तो पहला फंक्शन आता है कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन कहता है कि गुड्स सबसे पहले तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बुलवाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे सारे असेंबल करवाए जाते हैं, और फिर जब कंज्यूमर्स को डिमांड होती है तो एक सिंगल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनको सेंड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें एक कार कंपनी क्या करती है, तो कार कंपनी बेसिकली ये करती है कि वो एक जगह से लेती है अपने टायर्स, फिर वो दूसरी जगह से लेती है अपने ग्लास जो बेसिकली विंडशील्ड के काम आता है, और जो अदर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो दूसरी दूसरी जगहों से सब मंगवाती है। अब जब ये सारी चीजें पहुंचती हैं एक मैन्युफैक्चर यूनिट पे, तो यहाँ पे ये गुड्स होते हैं फाइनली वेयर हाउस पे ये स्टोर्ड रहते हैं। फिर जब कंज्यूमर्स को डिमांड होती है तो फिर उस कंज्यूमर को ये सारी चीजें बेच दी जाती हैं। तो अगर देखा जाए तो एक कार कंपनी क्या करती है, अलग अलग जगहों से गुड्स को मंगवाती है, असेंबल करती है, चीजों को कंसोलिडेट करती है, और फिर जब कंज्यूमर्स को डिमांड होती है उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना के फाइनली कंज्यूमर को बेच देती है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वेयर हाउस की कितनी यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है वेयर हाउस की? क्योंकि सब गुड्स को अगर अलग अलग जगह बुलवाया जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता उन गुड्स को साथ में मैन्युफैक्चर करना। लेकिन अगर एक कोई कॉमन प्लेस पे उन गुड्स को बुलाया जा रहा है, असेंबल किया जा रहा है और फिर कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचा, जिसमें पहले टायर उसको जा रहे हैं, ग्लासेस उसको जा रहे हैं, रॉ मटेरियल जा रहे हैं, तो अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता। एक कॉमन जगह में उनको स्टोर कर लें और फिर कंज्यूमर को भेजें तो एक ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट बच रहा है। एक और हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल ये हो सकता है जब एक कंज्यूमर को बहुत सारी गुड्स की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमेजोन की बात करें तो अमेजोन क्या करता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर का एक ऑर्डर है तो अमेजोन ये करता है, एक पहले मैन्युफैक्चर 1 से वो चीज लेगा, मैन्युफैक्चर 2 से वो चीज लेगा जो कंज्यूमर की डिमांड है, और मैन्युफैक्चर 3 से वो चीज लेगा, सब अपने पास अपने वेयर हाउस में बुलवाएगा, और फिर वो फाइनली एक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उसको कंज्यूमर तक दे देगा। तो इससे हम ये देख सकते हैं अगर ये गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचते तो एक प्रॉब्लम थी कि ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगता, फिर M2 से यहाँ पे जाता, फिर एक अलग ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल यूज होता, फिर M3 मैन्युफैक्चर यहाँ पे कंज्यूमर को देता तो और ज्यादा पैसे लगते। लेकिन अगर एक कॉमन जगह में उसको कंसोलिडेट करके फिर हम कंज्यूमर को बेच रहे हैं तो एक कंज्यूमर के लिए भी इजी है कि उसको सारी चीजें एक बार में मिल गई और ये सारे वेयर हाउस में स्टोर भी हो गए थे जब तक वो सारी गुड्स एक बार पहुंच ना जाए। तो देखिए, दिस फंक्शन ऑफ वेयरहाउस रिसीव्स एंड कंसोलिडेट्स मटेरियल गुड्स डिफरेंट प्रोडक्शन प्लांट्स और डिस्पैच करता है सेम पर्टिकुलर कस्टमर को सिंगल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो प्लांट ए कुछ भेजेगा, प्लांट बी से एक चीज आई, प्लांट सी से एक चीज आई, एक जगह पे स्टोर करी गई, कंसोलिडेट करी गई और फिर कंज्यूमर्स को बेच दी गई जहां जहां उनकी रिक्वायरमेंट थी। राइट, तो इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फंक्शन। राइट, सेकंड आता है हमारा ब्रेक द बल्क। ब्रेक द बल्क ब्रेक द बल्क कहता है कि जो बेसिकली गुड्स होते हैं वो बल्क में बनते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरर इन गुड्स को बनाता है वो बल्क क्वांटिटी में बनाता है, लेकिन हमें भी पता है रिटेलर जो डिमांड करते हैं वो बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज डिमांड करते हैं, कंज्यूमर और कम क्वांटिटी की डिमांड करते हैं। तो बेसिकली वेयर हाउसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो एक होता है मैन्युफैक्चरर। इस मैन्युफैक्चरर का काम है कि वो बल्क में चीजें बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने 1 लाख मोबाइल फोन्स बनाया, 1 लाख मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर किए। अब ये 1 लाख मोबाइल फोन्स कंज्यूमर्स तो खरीदने से रहा, तो अब क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर बेसिकली होलसेलर को दे देता है ये सब। अब होलसेलर क्या करता है, बेसिकली इन सारे फोन्स को फॉर एग्जांपल लॉट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब उसने एक लॉट बनाया जिसमें 1000 मोबाइल फोन्स होंगे, ऐसे ही वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाता है। फॉर एग्जांपल उसने टोटल 100 यहाँ पे बनाया,
1000 के 100 बनाए, अगर 10 बनाता तो 10,000 मोबाइल फोन्स होते। 100 मोबाइल फोन्स के उसने बेसिकली पार्सल्स बनाए और फिर उसने वो रिटेलर्स को बेचा। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक बल्क को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में डिवाइड करते हो जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड होती है, राइट। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर ने 1 लाख मोबाइल फोन्स बनाए, या तो सिंपल एग्जांपल करने के लिए उसने 1 लाख पेन्स बनाए, राइट। अब ये 1 लाख पेन फिर से वही कंज्यूमर तो डिमांड करता नहीं है, तो ये 1 लाख पेन्स पहले जाते हैं होलसेलर के पास, फिर होलसेलर क्या करता है, उनको हजार पेन्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट रिटेलर्स के लिए वैसे पार्सल्स बनाता है जो वो अपने रिटेलर्स को देगा। फिर रिटेलर्स क्या करते हैं, फर्दर वो कंज्यूमर्स को बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 क्वांटिटी में या 2 क्वांटिटी में। तो बेसिकली आप बल्क आइटम जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हो जिस तरीके से कंज्यूमर्स की डिमांड होती है। तो देखिए यहाँ पे एक बल्क प्रोडक्ट बनाया गया है, अब उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा और फिर बेचा जाएगा जहां जहां कंज्यूमर्स की डिमांड है। इसको बोलते हैं ब्रेक दी बल्क। वेयरहाउस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डिवाइडिंग द बल्क क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जो वो प्रोडक्शन प्लांट से रिसीव करता है उसको वो स्मॉलर क्वांटिटीज में डिवाइड करता है। ये स्मॉलर क्वांटिटीज फिर रिक्वायर्ड होती हैं कि वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं जैसे जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड होती है। इसको बोलते हैं ब्रेक दी बल्क। नाउ फिर आता है स्टॉक पाइलिंग। अब स्टॉक पाइलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए गुड्स बेसिकली हमने देखे हैं कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही हार्वेस्ट होते हैं, लेकिन उनकी डिमांड हम पूरे साल भर करते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि जो क्रॉप्स एक पर्टिकुलर सीजन में ही अवेलेबल होते हैं वो पूरे साल भर कैसे कंज्यूमर्स उनको यूज कर पाते हैं? तो वो बेसिकली वेयरहाउस के थ्रू पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल आपने कॉर्न देखे होंगे, तो बेसिकली जो कॉर्न होता है वो एक रेनी सीजन में ही हार्वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो डिमांड हो रहा है पूरे साल भर में। जब लोग अपने पास कोल्ड स्टोरेज में उसको मेंटेन कर रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है? जब आप उनको स्टोर करके रखते हो कि जब फ्यूचर में उसकी रिक्वायरमेंट होगी तब मैं यूज करूंगा। ऐसे ही और भी गुड्स हैं जो बेसिकली डिमांड होते हैं पूरे साल भर लेकिन बनते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में। तो यहीं पे अगर हम देखें स्टॉक पाइलिंग में जो नेक्स्ट फंक्शन है वेयरहाउस का वो है सीजनल स्टोरेज ऑफ गुड्स टू सेलेक्ट बिजनेसेस। अब कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स भी ऐसे होते हैं जो हर टाइम रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, दैट इज कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो अगर देखा जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनाए जाते हैं लेकिन हर टाइम यूज होते जाते हैं एक मैन्युफैक्चरर से। तो उसके लिए वो क्या करता है, जहां पे उसको सस्ती डील मिलती है वहां से वो रॉ मटेरियल्स परचेज करता रहता है, अपने पास वेयरहाउस में मेंटेन करता है और जब उनकी डिमांड होती है उन इनपुट से आउटपुट बनाता है और कंज्यूमर्स को सेल कर देता है, राइट। ऐसे ही हम लोगों ने देखा है कि जो समर के क्लोथ्स होते हैं वो विंटर्स में बनाए जाते हैं और विंटर्स के क्लोथ बेसिकली समर्स में बनाए जाते हैं। अगर उनको एडवांस में बना के रख दें और हम लोग उनको स्टोर करके रख दें वेयरहाउस में तो ये हेल्प करता है एक सेलर को कि वो अपने पास एक इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, जैसे जैसे कंज्यूमर्स की डिमांड आएगी वैसे वैसे वो उनको सेल करते रहेंगे, राइट। नाउ गुड्स और रॉ मटेरियल्स जो बेसिकली रिक्वायर्ड हो इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं होते हैं उनके लिए क्या करती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बेसिकली उनको वेयरहाउस में स्टोर करती है। तब तक बेसिकली वो स्टोर करके रखती है जब तक उनकी डिमांड नहीं हो जाती और फिर जैसे डिमांड होती है वो उस पूरे स्टॉक को निकालना शुरू करती है। ये एक फोटो है जो बेसिकली हमने ब्रेक दी बल्क की देखी है, जिसमें एक प्लांट ए एक बल्क में चीजें प्रोवाइड करवाता था और फिर कस्टमर ए बी सी को स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में देता है जैसे उसकी डिमांड होती थी। अब दे आर मेड अवेलेबल टू बिजनेस डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर डिमांड। तो स्टॉक पाइलिंग में हम लोग गुड्स को स्टोर करके रख रहे हैं बल्क में, जिससे जैसे जैसे कस्टमर्स की डिमांड आएगी वैसे वैसे उनको सेल करते जाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे सेम होते हैं जो हार्वेस्ट होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में लेकिन सब्सिक्वेंट कंजम्पशन उनका पूरे साल भर होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनको मेंटेन किया गया वेयर हाउस में और उनको कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग रिलीज किया जाता है जब जब उनकी डिमांड होती है। अब और क्या वैल्यू एडिड सर्विसेज है? तो बेसिकली वैल्यू एडेड सर्विसेज जो वेयरहाउस देता है वो सबसे पहले तो देता है लेबलिंग की, इसके बाद पैकेजिंग की और मार्केटिंग की। देखिए अगर आप गुड्स को वेयरहाउस में स्टोर कर रहे हैं तो आपको वहां पे फैसिलिटी है कि आप उसको पैक कर सकते हो कन्वीनियंट लॉट्स में, जैसे कंज्यूमर जितनी क्वांटिटी की डिमांड करेगा आप उनको सेल कर सकते हो, क्योंकि गुड्स बनते हैं जब बल्क में तो उनको स्मॉल स्मॉल लॉट्स में डिवाइड करना होता है। तो ये वैल्यू एडिड सर्विस बेसिकली देता है कि आप गुड्स को मिक्स कर सकते हो, पैक कर सकते हो, लेबल कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमने देखा है कि गुड्स जब बेसिकली ओपन होते हैं या तो जब कंज्यूमर उसको इंस्पेक्ट करता है तो बार बार गुड्स खुलते हैं तो उनको रीपैक करने की भी जरूरत पड़ती है और ये रीपैकेजिंग होती है वेयरहाउसिंग में, जहां पे गोडाउन्स में ये चीजों को रीपैक किया जाता है और उनको स्मॉलर लॉट्स में डिवाइड किया जाता है जिसमें कंज्यूमर्स की डिमांड होती है, राइट। और उसके बाद इसमें ग्रेडिंग के भी ऑप्शन होते हैं, जैसे कि ग्रेडिंग क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट क्वालिटी के अकॉर्डिंग गुड्स को डिवाइड करते हैं।
राइट। जैसे कि आपने देखा होगा मिल्क के केस में भी, अब मिल्क के भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक फुल क्रीम होता है, एक टोन मिल्क होता है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं ग्रेडिंग, जब हम क्वालिटी वाइज चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। तो सेम केस होता है यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज में, जब हम लोग ग्रेडिंग करते हैं गुड्स की, पैकेजिंग करते हैं और लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग मतलब इंफॉर्मेशन डालते हैं जो गुड्स की है, और फिर कंज्यूमर्स के लिए कन्वीनियंट बनाते हैं कि वो हमारे गुड्स ले पाए। फिर इसके बाद आता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। अब प्राइस स्टेबलाइजेशन क्या होता है? प्राइस स्टेबलाइजेशन को समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं डिमांड सप्लाई। देखिए, एक होती है डिमांड और एक होती है सप्लाई, राइट। अब डिमांड कौन करता है? हम जैसे लोग, हम कंज्यूमर्स बेसिकली डिमांड करते हैं। और सप्लायर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली चीजों को सेल कर रहे होते हैं। तो सप्लायर्स या तो ट्रेडर्स बोल दो, जिनका काम होता है गुड्स को सप्लाई करना। अब फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स की डिमांड है कि उनको 100 केजी ऑफ राइस चाहिए। कितनी चाहिए? 100 केजी ऑफ राइस चाहिए, जबकि सप्लायर के पास सिर्फ 60 केजी ऑफ राइस अवेलेबल है। 60 केजी ऑफ राइस अवेलेबल है। अब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी डिमांड ज्यादा होती है और उतनी सप्लाई नहीं होती है, तो उन गुड्स की सिचुएशन होती है एक्सेस डिमांड की, मतलब उन गुड्स की प्राइसेस बढ़ रही होंगी। क्यों? खुद सोचो, अगर आपको आईफोन चाहिए, मार्केट में सिर्फ 10 फोन आखिरी बचे हुए हैं, लेकिन खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो बेसिकली हर किसी को लगेगा कि मैं महंगा प्राइस में उसको खरीद लूंगा, क्योंकि इतने सारे सेलर्स हैं और इतने लिमिटेड फोन्स हैं, तो मैं तो एक्स्ट्रा देने के लिए भी रेडी बैठा हूं। तो इस सिचुएशन में उस गुड का प्राइस क्या होते जाता है? बढ़ता चले जाता है। लेकिन अगर सप्लायर अपने पास इनफ क्वांटिटी मेंटेन कर ले, तो धीरे धीरे वो सारी चीजों को सेल भी कर सकता है और कंज्यूमर उसको पे भी करने के लिए रेडी बैठा होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 केजी ऑफ राइस, पर केजी ऑफ राइस 100 रुपीज था, राइट। अब क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी और इतनी सप्लाई नहीं थी, तो इसके गुड्स के प्राइस बढ़ते बढ़ते 150 रुपीज हो गया। अब इस सिचुएशन में तो हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है। इन सिचुएशन में क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज बेसिकली जब गुड्स के प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि एक इन्फ्लेशन आ रहा है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सप्लायर्स अपने पास फॉर एग्जांपल एक्सेस में 100 केजी ऑफ राइस जैसे ही प्रोड्यूस हुए, वो अपने पास अगर मेंटेन कर लें, तो इसका ये फायदा है कि जैसे जैसे मार्केट में डिमांड आते जाएगी, वो अपनी इन्वेंट्री रिलीज करेंगे और कंज्यूमर को बेच देंगे। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इनके पास 100 केजी ऑफ राइस वेयर हाउस में पड़ी होती, तो वो 40 केजी निकालते इधर में से और मार्केट में बेच देते, तो जो प्राइस है वो 100 रुपीज ही रहता, कंज्यूमर को भी नुकसान नहीं होता और इजीली सप्लायर की चीजें भी बिक जाती। तो ये होता है प्राइस स्टेबलाइजेशन। जब अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा है और उतनी सप्लाई नहीं है, तो सप्लायर्स को अपने पास एक इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए कि जैसे जैसे उनकी डिमांड होगी, वो उनको धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा। तो देखिए, by adjusting the supply of the goods with the demand situation, warehousing परफॉर्म करता है प्राइस स्टेबिलिटी का। और यही चीज गवर्नमेंट भी करती है। जब गवर्नमेंट देखती है कि मार्केट में चीजों का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट उसके पहले ही अपने पास एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है हर चीज का। जैसे ही प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी वो बफर स्टॉक को रिलीज करती है और प्राइस को स्टेबलाइज कर देती है। जब भी मार्केट में डिमांड बहुत हो, सप्लाई नहीं है, तो गवर्नमेंट अपनी चीजें सेल करना शुरू करेगी, जो उनके पास ये राइस, व्हीट और टोमेटोज हैं, और फिर धीरे धीरे प्राइसेस को कंट्रोल कर देगी। इसको बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो इसमें ये फंक्शन ऑफ स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, 10 प्राइसेस आर कंट्रोल जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है या तो डिमांड सिलेक्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर इस सिचुएशन में अब ये अज्यूम करते हैं अपोजिट कि सप्लायर के पास 160 केजी ऑफ सप्लाई रखी हुई है। अब वो मार्केट में लेकर आता है बेचने के लिए और कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं 100 किलो की। इस सिचुएशन में जब प्राइस 100 रुपए है और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो प्राइस गिर के हो जाएगा शायद 50 रुपए, क्योंकि सप्लायर्स को कितनी बेचनी है? 60 + 100 160 केजी ऑफ राइस। लेकिन यहाँ पे डिमांड कितनी है? सिर्फ 100 केजी ऑफ राइस की। तो ऐसे में तो सप्लायर्स का नुकसान है, इतनी वो बेच रहा है लेकिन इतनी डिमांड नहीं है। अगर वो उनको स्टोर करके रख ले कि जब डिमांड होगी मैं तब बेचूंगा, तो उसको एक अच्छा प्राइस मिल जाता, वरना आज उसको लॉस में 50 रुपए में बेचना पड़ेगा। यही सिचुएशन होती है एक फार्मर के साथ। जब फार्मर एक बम्पर क्रॉप अज्यूम करके बहुत सारी क्रॉप्स की ग्रोथ करता है, बेसिकली जब बहुत सारी क्रॉप्स उसके पास ग्रो हो जाते हैं फील्ड में, तो उसको लगता है ये बम्पर क्रॉप है, इस बार तो वो बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन जब सब लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटीज बना देते हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाती है और इतनी डिमांड होती ही नहीं है, तो वो बेसिकली सप्लायर फोर्स हो जाता है कि वो सस्ते रेट में कंज्यूमर्स को बेच दे। लेकिन अगर वो अपने पास मेंटेन करके रख लेता, तो उसको एक प्राइस मिल जाता फ्यूचर में। लेकिन एक फार्मर्स को प्रॉब्लम है कि पेरिशेबल गुड्स बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं है, तो उनके पास कभी कभी पैसे नहीं होते कि वो अपने खुद के वेयर हाउस बना पाए। तो अगर ये गुड्स वेयर हाउस में मेंटेन हो रहे हैं गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट बेसिकली फैसिलिटी देती है कि आप हमारे पास स्टोर कर लो और जब उसकी डिमांड होगी उसको धीरे धीरे रिलीज करते रहना। इसलिए आपने एक और टॉपिक समझा होगा
एक होता है एमएसपी का कंसेप्ट। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब फार्मर को उसका प्राइस नहीं मिल पाता है जितने में उसने वो चीज़ बनाई है, तो गवर्नमेंट उससे उस रेट में लेती है जितने में बनाया था। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर का 100 रुपये लगा उस प्राइस को प्रोड्यूस करने में, मार्केट में क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स उसको बेच रहे हैं तो उसका प्राइस गिर के 20 रुपये हो गया। तो गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि हम आपसे आज 100 रुपये में लेंगे, और अब वो गवर्नमेंट की हेड है कि गवर्नमेंट उसको कितने में बेचेगी। लेकिन एक प्रोड्यूसर, बेसिकली एक फार्मर को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल गया उस चीज का जितना उसका पैसा लगा। अब गवर्नमेंट उसको धीरे धीरे बेचते रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि बेसिकली वेयर हाउसेस से हम लोग प्राइस स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर सप्लायर के पास बहुत ज्यादा सप्लाई है तो वो उनको आज गोडाउन्स में स्टोर कर सकता है, और जैसे ही मार्केट में डिमांड होगी वो उनको धीरे धीरे लॉट्स में सेल करता रहेगा। तो इससे प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। फिर आता है फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग मतलब देखो, जब एक ट्रेडर अपने गुड्स को स्टोर करता है वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस ओनर्स उसको बेसिकली फैसिलिटी देते हैं। देखिए, एक यहाँ पे वेयर हाउस है। अब ये वेयर हाउस में बेसिकली एक ट्रेडर क्या करता है, अपने गुड्स रखवाता है। ये ट्रेडर अपने गुड्स रखवाता है वेयर हाउसेस में, राइट। तो वेयर हाउस ओनर इनको फैसिलिटी देता है कि देखो आप हमारे पास गुड्स रखवा रहे हो, तो इसको हम समझ लेते हैं कि आपने ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल रखवाया है। इन द फॉर्म ऑफ कोलेट्रल रखवाया है मतलब आप ये हमारे पास गिरवी रखवा दो। पहला बेनिफिट आपका कि आपकी गुड्स स्टोर्ड है हमारे पास, और आपने एज अ गिरवी रखवाया है, तो इसके बदले में वेयर हाउस क्या करता है, ट्रेडर को फंड्स दे देता है। क्या देता है? फंड्स दे देता है, क्योंकि उसके पास भी तो एक कोलेट्रल, एक गुड्स रखे हुए हैं। अब इससे ट्रेडर कोई भी अगर सस्ती डील मिली तो वो इजीली मैन्युफैक्चरर से ले सकता है गुड्स, और अपने गुड्स यहाँ पे वेयर हाउस के पास स्टोर कर सकता है। अब वेयर हाउस अगर देखता है कि ट्रेडर ने पैसा वापस नहीं चुकाया, तो वो इजीली इन गुड्स को मार्केट में बेच देगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर ट्रेडर्स को पैसों की जरूरत है तो वो अपने गुड्स वेयर हाउस में रखवा सकते हैं, बदले में फाइनेंस ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये कोलेट्रल रखवाया है, और बिजनेसमैन को हेल्प हो सकती है कि वो इजीली अब इतने पैसों से किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से चीजें ले सकते हैं, या तो इन पैसों को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस, कैसे वेयर हाउसेस हम लोगों को डिफरेंट फंक्शंस देते हैं, कितने बेनिफिशियल होते हैं वेयर हाउसेस। सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं, प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए, मार्केट की नीड देखने के लिए, उनको अगेन लेबलिंग करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए वेयर हाउसेस की इंपॉर्टेंस। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर से एक नया टॉपिक अच्छे ही तरीके से। थैंक यू।